Hello students, in the last chapter we understood utility analysis, that is the concept of utility, types of utility, features of utility, a law that is diminishing marginal utility, significance, assumption, exceptions, etc. ठीक है ना? Today we are about to start a new chapter which is also a part of microeconomics. Microeconomics मतलब related to small, ठीक है ना? Related to an individual or a community पूरे economy में, ठीक है ना? Now the chapter of demand is divided into two parts. 3A, that is demand analysis. 3B, elasticity of demand. What we are about to learn in 3A is the concept related to individual and how an individual acts regarding the price and a demand. अब 3B में हम जो पढ़ने वाले, it is regarding to how much a demand is affected by the changes in प्राइस, ठीक है ना? तो अभी सिर्फ हमको डिमांड का कॉन्सेप्ट पढ़ने का चैप्टर 3A में. सो स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन. अगर इफ़ यू रिमेंबर द लास्ट चैप्टर, द फोर्थ पॉइंट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ यूटिलिटी वाज यूटिलिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डिमांड. मतलब यूटिलिटी से ही डिमांड बॉर्न होता है, ठीक है ना? सो इफ़ यू फाउंड यूटिलिटी इन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट और एनी ऑफ द कमोडिटी, देन ओनली यू विल डिमांड इट. डिमांड मीन्स क्या होता है वो तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन पहले यूटिलिटी मीन्स, अगर ब्रॉडर पिक्चर पे मैं बात करूँ, यूटिलिटी मीन्स यूजफुलनेस. अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई कमोडिटी, कोई वस्तु में तुमको यूज़ दिखेगा कि वो उस चीज़ का तुम्हें यूज़ है, देन ओनली यू विल डिमांड दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट. डिमांड मीन्स अब क्या? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिमांड. डिमांड क्या होता है? डिमांड मीन्स रिलेटेड टू डिज़ायर. डिज़ायर अब क्या होता है? डिज़ायर मीन्स मुझे चाहिए, ठीक है ना? उसको कहते हैं डिमांड. लेकिन दिस इज़ नॉट अ ऑफिशियल डेफिनेशन ऑफ द डिमांड, दिस इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. डिमांड मीन्स रिलेटेड टू डिज़ायर, मुझे चाहिए, ठीक है ना? अब डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर को ऐसे समझ सकते हैं. डिज़ायर क्या होता है? डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग. डिज़ायर क्या होता है? मतलब मुझे चाहिए, उसको कहते हैं डिज़ायर. मन ही बोल रहा है अरे यार ये तो होना ही चाहिए अपने पास, इसका कहते हैं. डिमांड इज डिज़ायर एंड डिज़ायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग. और अब इकोनॉमिक्स में डिमांड का मीनिंग क्या होता है? सिर्फ मीनिंग है, नॉट अ ऑफिशियल डेफिनेशन. डिज़ायर का मीनिंग, डिमांड का मीनिंग क्या होता है? डिमांड मीन्स डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, ठीक है ना? फर्स्ट है डिमांड. अगर तुमको डिमांड करनी है इकोनॉमी में, इफ़ यू वांट टू डिमांड एनीथिंग, डिमांड तो सबसे पहली चीज़ होगी तुम्हारे मन में डिज़ायर. तुम्हारा मन सोचेगा कि डिज़ायर, ये चीज़ मेरे पास होनी चाहिए. एंड देन द रोल ऑफ मनी कम्स इन टू द प्ले. कैसे? क्योंकि डिज़ायर विच इज़ बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे. सेकेंड चीज़ जो होती है विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस टू पे मतलब अरे मेरा मन कर रहा है क्या इसके ऊपर खर्चा करने को. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें एक बाइक खरीदनी है, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो तुम्हारे मन में डिज़ायर होना चाहिए, अरे हाँ एक बाइक अपने पास होनी चाहिए. सेकेंड थिंग इज़ विलिंगनेस टू पे. विलिंगनेस मतलब मन भी बोलना चाहिए, हाँ चल मैं 50,000 या 1,00,000 रुपये बाइक पे खर्चा करने को तैयार हूँ, चल कर ही देता हूँ. एंड थर्ड इज़ एबिलिटी टू पे. मतलब तो अपने पास उतना पैसा भी है क्या खर्च करने के लिए? मैं तो बोल दूंगा हाँ चलो मैं तो ऐसा जाके आज प्लेन खरीद लूँ, लेकिन पैसा है क्या? थर्ड इज़ एबिलिटी टू पे. हाँ मेरी उतनी ताकत, उतनी हैसियत है दैट आई एम कैपेबल ऑफ पेइंग सो मच अमाउंट टू सेटिस्फाई माई डिमांड, ठीक है ना? तो ये तीन चीज़ थे. सो डिमांड का फॉर्मूला क्या बनेगा? डिमांड इज इक्वल टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेस प्लस एबिलिटी टू पे. अगर एक छोटा सा एग्जांपल लेके ट्राई करें तो पिक्चर को ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कार, ठीक है ना? एक गरीब आदमी को कार खरीदने का है. तो जो अगर गरीब आदमी ऐसा सोच रहा है ना, तो उसके लिए डिमांड पूरी नहीं होगी वो, क्योंकि उसके पास सिर्फ क्या है? डिज़ायर है. ही इज़ फॉर्मिंग अ डिज़ायर इन हिज माइंड. ओके, बट इफ़ अ रिच पर्सन thinks the same thing, that he wants to buy a car, it is not a desire that he's framing in his mind, it will be demand. क्योंकि वो desire तो कर ही रहा है, वो सोच रहा है कार खरीदने को, but he is willingness to pay, he is also willing to pay. And second thing is he is also capable, he has the ability to pay to buy a new car, ठीक है ना? तो ये difference होता है डिमांड और डिज़ायर में, ठीक है. नाउ let's start with the definition of demand. Before starting the definition, let's understand the definition of demand, then just read it, ठीक है ना? तो डिमांड का डेफिनेशन क्या बोलता है? जो डिमांड है, हम लोग कोई भी कमोडिटी या कोई भी प्रोडक्ट को एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही डिमांड करते हैं, ठीक है ना? एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही उसको हम लोग खरीदने की इच्छा करते हैं. और वो कब तक खरीदते रहते हैं?
जब तक वो पर्टिकुलर टाइम तक खरीदते हैं, जब तक वो हमारे फेवरेबल प्राइस पे रहता है। ओके, एक वापस क्लियरली करते हैं, हम लोग कोई भी प्रोडक्ट को तब तक ही खरीदना चाहते हैं जब तक वो पर्टिकुलर प्राइस पे रहता है, और वही टाइम तक खरीदते हैं जब तक वो उस प्राइस पर है, और उतना ही अमाउंट खरीदते हैं जब तक वो हमारे फेवरेबल पोजीशन में, मतलब कि हाँ इतने प्राइस तक मैं इतना क्वांटिटी खरीद सकता हूँ इसका। ठीक है, नाउ लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ डिमांड अकॉर्डिंग टू बेनहेम ने डिमांड की डेफिनेशन दी है। द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इज द अमाउंट ऑफ इट विच विल बी ब्रॉड पर यूनिट ऑफ टाइम एट दैट प्राइस। मतलब डिमांड किसी भी चीज़ का एक प्राइस पर ही टिका हुआ रहता है, इतना प्राइस में है तो मैं इतना खरीदूंगा, और वो इतना हम लोग इतना ही यूनिट खरीदेंगे जितना मेरे फेवरेबल प्राइस पे सूट करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 20 रुपये के चॉकलेट है तो मैं 2 ही खरीदूंगा, लेकिन जब वो 20 रुपये की चॉकलेट 10 में मिलने लगेगी तो मैं वो अब 4 खरीदूंगा। ऐसा डिमांड चलता है। सो कि डिमांड इज रिलेटेड टू प्राइस। ठीक है ना। सो इससे हमको ये डेफिनेशन ऑफ डिमांड से हम लोग को 2 चीज़ क्लियर होती है। फीचर्स ऑफ डिमांड हमको कुछ पता चलता है। 2 चीज़ क्या क्लियर होती है? डिमांड इज़ अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इट इज़ कैसे रिलेटिव? रिलेटिव मीन्स किसी से रिलेटेड है। तो किससे रिलेटेड है? डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड टू प्राइस। ठीक है ना। और सेकेंड थिंग क्या क्लियर होती है? डिमांड इज एसेंशियली एक्सप्रेस विथ रेफरेंस टू टाइम एंड प्राइस। कैसे? तो टाइम और प्राइस ही तो डेफिनेशन में पता है। जब मेरा फेवरेबल प्राइस में वो गुड रहेगी जो मुझे परचेस करना है, तब भी मैं परचेस करूंगा, और एक पर्टिकुलर टाइम तक ही परचेस करूंगा जब तक वो मेरे फेवरेबल प्राइस में है। एक बार वो उस क्वांटिटी के बाहर चली गई तो मैं वो उसको नहीं खरीदूंगा। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट इज डिमांड शेड्यूल। ठीक है ना। नाउ व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल मीन्स अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है ना, ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक टेबल में आपको एक प्राइस और अबाउट अ क्वांटिटी, कितना डिमांड क्या है इन वो प्राइस पर, उसके बारे में बताया रहेगा। टेबल फॉर्म में जब हम लोग को प्राइस और क्वांटिटी कितना डिमांड क्या है वो जब देंगे तो उसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल या शेड्यूल। वेन एवर अ टेबल इज गिवन इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म of representing any data, it is called a schedule, and when it is depicting the information about a demand, it is called demand schedule. Okay, so let's see how an individual demand schedule affects the price or the demand of an individual. ठीक है ना। एक इंडिविजुअल कैसे डिमांड करता है, तो अगर तुम लोग डिमांड शेड्यूल देखोगे उसके टेबल 3.1 में, तो प्राइस ऑफ अ कमोडिटी एक्स है। एक्स, लेट्स अज्यूम दैट एक्स इज प्राइस ऑफ अ टोमेटो। ठीक है ना। तो जब प्राइस ऑफ अ टोमेटो पर केजी, ओके, प्राइस ऑफ अ टोमेटो पर केजी जब 10 रुपये था तो एन इंडिविजुअल 1 किलो खरीदता था। ठीक है ना, 1 किलो उसके सामने ही है। ठीक है, जैसे जैसे प्राइस कम होते जा रही है, 8 हुई, 6 हुई, 4 हुई, 2 हुई, ठीक है ना, उसका डिमांड देखो बढ़ते जा रहा है। पहले 10 रुपये में वो 1 किलो खरीदता था, अब जब प्राइस 8 हो गया पर केजी ऑफ ए टमाटो, ही स्टार्टेड टू परचेज 2 kg ऑफ टमाटो। जब प्राइस और सस्ता हुआ वो और ज़्यादा खरीदने लगा। तो ऐसा इंडिविजुअल डिमांड करता है पूरे इकोनॉमी में। जैसे जैसे प्राइस कम होते जाती है वो ज़्यादा खरीदते जाता है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है ना, ऐसा उसका है। इधर इंफॉर्मेशन भी दिए, इंडिविजुअल डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी डिमांडेड बाय कंज्यूमर एट अ गिवन प्राइस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। और इस इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल का नीचे थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दिया है, विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड जस्ट बाय लुकिंग एट द टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इंफॉर्मेशन। ओके ना। अब इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे बनता है? हमने इंडिविजुअल टेबल तो देख लिया, प्राइस कम होते जा रही है तो डिमांड बढ़ते जा रही है। अभी इंडिविजुअल टेबल बनता कैसा है वो देखते हैं। इंडिविजुअल टेबल, एक डिमांड कर्व जो होता है ना, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट स्लोप करता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इधर हम लोग को इन्फॉर्मेशन दिया है डिमांड कर्व का। जब 10 रुपये के प्राइस पे था, एक्स एक्सिस पे है क्वांटिटी डिमांडेड 1 2 3 4 5 6, वाई एक्सिस पे है प्राइस 10 8 6 4 2। तो जब 10 रुपये का प्राइस था हम 1 kg खरीदते थे, जब 8 रुपये का हुआ तो हम 2 kg खरीदते। जैसे जैसे मतलब प्राइस कम होते जा रहा है डिमांड बढ़ते जा रहा है। देयरफॉर डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है ना। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है? शेड्यूल मीन्स टेबुलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑफ न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। और मार्केट डिमांड, अब जब हम इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की बात की है तो मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंडिविजुअल, वन सिंगल पर्सन। अब मार्केट डिमांड शेड्यूल मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन कंज्यूमर एट अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है ना। तो जब मोर देन वन कंज्यूमर है तो मतलब उसमें थोड़े ज़्यादा कंज्यूमर की इन्फॉर्मेशन होगी। तो इस टेबल में मार्केट डिमांड शेड्यूल का अगर आप टेबल देखोगे तो
इधर प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दिया है, फॉर एग्जांपल वो टमाटो ही ले लो, और कंज्यूमर ए, कंज्यूमर बी, कंज्यूमर सी, और पूरा मार्केट डिमांड दिया है। तो सब कंज्यूमर की ना परचेजिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। अभी परचेजिंग कैपेसिटी क्या होती है, सबकी खरीदने की क्षमता अलग होती है, ठीक है ना। कोई 10 रुपये में 2 ही चॉकलेट खरीदेगा तो कोई 10 रुपये का 5 चॉकलेट खरीदेगा, लेकिन सबकी मानसिकता, सबका जो मेंटेलिटी रहता है वो सबका सेम ही रहता है। मेंटेलिटी ऑफ नॉर्मल कंज्यूमर का क्या होता है, मेंटेलिटी ऑफ नॉर्मल कंज्यूमर सेज दैट व्हेनेवर द प्राइस बिकम्स लो, falls, whenever the price falls of a particular commodity, consumer tends to purchase more, ठीक है ना। जैसे कोई भी कंज्यूमर का कोई भी पर्टिकुलर गुड का जब भी प्राइस गिरता है तो लोग ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, भले थोड़ा सा ही ज़्यादा खरीद पाए, सबकी परचेसिंग कैपेसिटी के ऊपर वो डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा तो खरीदेंगे। तो देयरफॉर ए है ना, ए थोड़ा कम खरीदता है, बी थोड़ा ज़्यादा खरीदता है, सी थोड़ा और ज़्यादा खरीदता है, लेकिन खरीदते हमेशा ज़्यादा जब भी प्राइस कम होगा। सो देयरफॉर द व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी दैट इज हियर इन दिस टेबल, व्हेन अ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ऑफ अ टोमेटो डिक्रीजेस फ्रॉम 10, 8, 6, 4, 2, द परचेसिंग कैपेसिटी ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। उन लोग ज़्यादा अब डिमांड करने लगे। जब 10 रुपये में ए, बी और सी 5, 10 और 15 रिस्पेक्टिवली परचेस करते थे, तो जैसे प्राइस कम हुआ उन लोग का डिमांड देखो बढ़ते गया, बढ़ते गया, बढ़ते गया। अरे इन द सेम इफेक्ट मार्केट डिमांड भी बढ़ते गया। जब 30 था, 10 रुपये में 30 डिमांड करते थे, वही 2 रुपये का जब वो प्राइस हुआ, वो टमाटो का प्राइस हुआ, वो 90 अब डिमांड कर रहे, ठीक है ना। सो विद दिस मार्केट डिमांड शेड्यूल वी understand the concept of demand, that is when the price of a commodity falls, the demand for that particular commodity increases, ठीक है ना। हम मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनेगा, हम लोग ने इंडिविजुअल डिमांड कर्व देखा। सिंपल फर्स्ट थिंग इज डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्यों? क्योंकि प्राइस तो जैसे कम होते जाएगा मेरा प्राइस जैसे कम होते जाएगा मेरा डिमांड बढ़ते जाएगा, और प्राइस होता है वाई एक्सिस पे और डिमांड होता है एक्स एक्सिस पे। सो 10 रुपये में मैं 30 मार्केट डिमांड करता था, ठीक है ना, 30, ठीक है, इधर ग्राफ में दिया है। तो 8 रुपीज़ का हुआ, मैं 45 डिमांड करने लगा, 6 रुपये का हुआ, मैं 60 डिमांड करने लगा, तो डिमांड मेरी बढ़ते जा रही है, ठीक है ना। तो ऐसा था मार्केट डिमांड कर्व। ओके, नाउ अंडरस्टैंडिंग, लेट्स अंडरस्टैंड द रीज़न। हम लोग ने तो डिमांड कर्व अभी तक हम लोग ने यही सुना कि डिमांड कर्व जो है डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो उसका रीज़न क्या है, वाई द डिमांड कर्व इज स्लोपिंग लेफ्ट टू राइट, उसका रीज़न देखते हैं। सो देर आर बेसिकली 5 रीज़न विच जस्टिफाई दैट डिमांड कर्व इज स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो 5 रीज़न है हमारे पास। तो क्या है 5 रीज़न? सबसे पहले, the first reason that justifies downward sloping of demand curve from left to right is law of diminishing marginal utility. In the last chapter, we understood what was the law of diminishing marginal utility. Law of diminishing marginal utility बोलता है जैसे जैसे कोई भी commodity stock हमारे पास increase होता है उसमें से marginal utility कम होते जाती है। लेकिन हम लोग स्टॉक कब बढ़ाएंगे, जब प्राइस कम होगा तभी तो बढ़ाएंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो ये था फर्स्ट रीज़न। क्या तो होता है, वी हैव सीन दैट मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एन इंक्रीज इन द स्टॉक एंड वाइस वर्सा। और कंज्यूमर कब ज़्यादा खरीदेगा, मार्जिनल यूटिलिटी जब हमारे पास ज़्यादा कमोडिटी रहेगी तब कम होगी, लेकिन हमारे पास वो कमोडिटी ज़्यादा कब होगी, जब उसका प्राइस कम होगा, और प्राइस कम होगा तो डिमांड ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा तो डिमांड कर्व लेफ्ट टू राइट ही स्लोप होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग, जो कि हम लोग ने डिमांड कर्व में भी देखा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज सेइंग अबाउट द इनकम इफेक्ट। व्हाट इज इनकम इफेक्ट? अगर एग्जांपल लेके बात करते हैं, ठीक है ना। पहले एक चॉकलेट था मेरा फेवरेट, वो 50 रुपये का एक आता था, ठीक है, 50 रुपये का मैं एक चॉकलेट खरीदता था। अगर अब उस चॉकलेट की प्राइस घट के 30 रुपये हो गई, ठीक है ना। नाउ आई एम एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर चॉकलेट विच वॉज अर्लियर फॉर ₹50, नाउ फॉर 30। तो जो मेरा 20 रुपये बच रहा है, वो 20 रुपये में कहीं और भी तो इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कुछ और भी तो मैं खरीद सकता हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज इनकम इफेक्ट, जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है क्योंकि किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो जाता है। सो दिस इज व्हाट इनकम इफेक्ट इज। थर्ड बोलता है सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन में सब्सटीट्यूट गुड्स के बारे में बात होती है। अब सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स मतलब अगर ये नहीं तो मैं इससे भी काम चला सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, जेल पेन नहीं मिल रहा है, अगर मैं जेल पेन से लिखता हूँ, अगर जेल पेन नहीं मिल रहा है तो मैं बॉल पेन से लिख सकता हूँ। अरे पेन तो पेन होता है, नटराज की पेंसिल नहीं तो अप्सरा की पेंसिल। शाम को अगर मेरे को चाय पीना है, घर में टी लीव्स नहीं है, मैं कॉफ़ी पीऊँगा,
तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स रहते हैं, ये नहीं तो ये इससे मैं अपना काम चला सकता हूँ, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल ये टी कॉफ़ी, ठीक है, ये जेल पेन बॉल पेन, ये सब होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या बोलते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स की वजह से डिमांड में क्या फ़र्क पड़ता है वो देखते हैं। जब कोई एक सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस कम हो जाता है तो उसका डिमांड बहुत बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी एक नॉर्मल कंज्यूमर की बात करूं तो नॉर्मल कंज्यूमर को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो उसको चाय मिले या कॉफ़ी मिले, ठीक है ना। कोई कोई लोग होते हैं जो बहुत दीवाने रहते हैं या तो चाय या तो कॉफ़ी के, लेकिन नॉर्मल पर्सन उसको चाय मिले या कॉफ़ी कुछ चाहिए रहता है गर्म पीने के लिए। तो अगर मैं बाहर जाता हूँ कहीं, तो अगर चाय का कीमत रहती 5 रुपये और मेरे को कॉफ़ी भी मिल रहा है 5 रुपये में, और अचानक से किसी एक चीज़ की प्राइस कम हो जाए, फॉर एग्जांपल अब चाय मिल रहा है 3 रुपये में, तो मैं चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। चाय का डिमांड बढ़ जाएगा, कॉफ़ी का कम होगा। फॉर एग्जांपल उसी तरह से अगर कॉफ़ी ने अपना प्राइस कम कर दिया तो कॉफ़ी का डिमांड मार्केट में बढ़ जाएगा। उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। जब मतलब दोनों, अगर मेरे को चाय नहीं मिल रहा है तो कॉफ़ी भी चलेगा, कॉफ़ी नहीं मिल रहा है तो चाय भी चलेगा, कुछ भी चलेगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक गुड़ के बदले दूसरा गुड़ भी चल सकता है। फोर्थ पॉइंट कम्स एज मल्टीपर्पज यूजेस। मल्टीपर्पज यूजेस में व्हेन अ कमोडिटी इज एबल टू सेटिस्फाई मोर देन वन नीड, तो उसका डिमांड, वो पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड बढ़ जाएगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जब मेरा तीन चार नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है तो मैं इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डिमांड करूँगा। और फिफ्थ पॉइंट इज़ न्यू कंज्यूमर्स, ठीक है ना। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कमोडिटी है जो पर्टिकुलर प्राइस पे होने की वजह से कुछ लोग उसको अभी अफोर्ड नहीं कर पा रहे, अभी उसको खरीद नहीं पा रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई ब्रांडेड या प्रीमियम प्रोडक्ट्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं एडिडास शूज़ की बात करूँ, तो एडिडास शूज़ 4,000 5,000 का जो मिलते हैं, अगर उसने 4,000 5,000 की होने की वजह से कुछ लोग उसको अभी खरीद नहीं पाते, लेकिन उसने सोचा चलो मेरे को न्यू कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के मार्केट में, तो उसने ना जो शूज़ थे प्रीमियम शूज़ फॉर स्टार्टिंग विद द रेंजेस ऑफ 4 to 5,000, उसने ना वो 2,500 पे खरीद ले। तो कुछ नए कस्टमर जो उतना तक अफोर्ड कर सकते थे वो उसको खरीद लेंगे। अगर उसने और प्राइस कम की तो डिमांड उसकी और बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा न्यू कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं। तो जब उन लोग प्राइस कम करेंगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, डिमांड बढ़ने लगेगा। सो दिस वाज द 5 रीजन विच जस्टिफाई डाउनवर्ड स्लोपिंग ऑफ द डिमांड कर्व। फर्स्ट वाज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड इनकम इफेक्ट, थर्ड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, फोर्थ मल्टीपर्पज यूजेस, एंड फिफ्थ न्यू कंज्यूमर।